नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एडवेंचर 4666 में। और आज हम एक बहुत ही कॉमन और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। मैं एच.एन. खोड़ा। और जो टॉपिक शुरू करने से पहले नए जो भी स्टूडेंट आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें, जिससे नए टॉपिक्स के अपडेट आपको टाइम पे मिले। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा जो है योजना आयोग, नीति आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद के ऊपर रहेगा। आप सब ने पहले भी देखा होगा कि इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में, चाहे सेंट्रल या स्टेट किसी का भी हो, 2 या 3 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसको आज हम डिटेल से स्टडी करेंगे और इसके अध्ययन के दौरान हम स्थापना, सदस्य, उद्देश्य एवं कार्य, वर्तमान स्वरूप कैसा है और इसके महत्वपूर्ण प्रश्न लास्ट में हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, योजना आयोग है प्लानिंग कमीशन इंडिया में। इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को नई दिल्ली में की गई थी। इसकी ज़रूरत इसलिए महसूस हुई थी कि इंडिया में जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय भारत के पास में ज़्यादा संसाधन अवेलेबल नहीं थे। देश का आर्थिक और सामाजिक जो ढांचा था वो बहुत बुरी तरह से चरमराया हुआ था। तो उसको सही राह पर लाने के लिए, देश को आर्थिक विकास और सामाजिक विकास की राह पर लाने के लिए किसी ऐसी संस्था की ज़रूरत थी जो देश के जो वर्तमान स्वरूप है उसके बारे में अध्ययन करे, उसके अनुसार कुछ योजनाएं बनाए जिससे देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में सुव्यवस्थित तरीके से कार्य किया जा सके। तो उसी के लिए योजना आयोग की स्थापना की गई थी। तो चलिए, वर्तमान में इसकी जगह नीति आयोग ने ले ली है, इसे समाप्त कर दिया गया। योजना आयोग की जगह अभी नीति आयोग है। योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है। निकाय है गैर संवैधानिक एवं गैर विधायी। योजना आयोग जो है वो गैर संवैधानिक यानी जिसका संविधान में कोई जिक्र नहीं है। गैर विधायी मतलब जिसको कानून या किसी विधि के तहत नहीं बनाया गया है, ऐसा एक संस्था है योजना आयोग जो है। संस्था था ऑलरेडी, अभी तो इसकी जगह नीति आयोग है। तो अध्यक्ष जो है इसके प्रधानमंत्री जी होते हैं और पदेन अध्यक्ष होते हैं। पदेन का मतलब होता है कि जब भी जो प्रधानमंत्री जी कार्यकाल में रहेंगे उस समय वही इसके अध्यक्ष माने जाएंगे। उद्देश्य इसका आर्थिक और सामाजिक विकास हेतु नियोजन करना था, संसाधनों का सुव्यवस्थित तरीके से विकास में प्रयोग करना था। कार्य जो इसका मुख्य कार्य था वो पंचवर्षीय योजनाएं बनाना था। 15 अगस्त 2014 को इसका विघटन हो गया है और 1 जनवरी 2015 से इसका स्थान नीति आयोग ने ले लिया है। संक्षिप्त विवरण देखते हैं तो इसमें योजना आयोग की स्थापना एक गैर संवैधानिक संस्था के रूप में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा, ये ध्यान दीजिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा की गई थी। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, योजना आयोग की स्थापना की गई थी, तो उसमें लिखा जाएगा संवैधानिक तरीके से की गई थी, वैधानिक तरीके से की गई थी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा की गई थी, या और एक ऑप्शन और देगा आपको, कोई नहीं है कुछ भी। तो उसमें आपको ये केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, आपको याद रखना है। इसके प्रथम अध्यक्ष देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। इस आयोग का गठन सोवियत संघ, रूस, यूएसएसआर से प्रेरित होकर किया गया था, क्योंकि सोवियत संघ रूस पंचवर्षीय योजनाएं बनाता था और उसके आधार पर ही अपना विकास की तरफ बढ़ रहा था। तो इंडिया ने उसको जब स्टडी किया तो भारत ने भी सोचा कि इसी की योजनाओं के तर्ज पर हम भी पंचवर्षीय योजनाएं बनाएंगे, और पंचवर्षीय योजना बनाने के लिए योजना आयोग की स्थापना की गई थी। इस आयोग की प्रथम पंचवर्षीय योजना सन 1951 में शुरू की गई थी। इसमें एक उपाध्यक्ष होता है जिसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं, जिसका रैंक कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। दोस्तों, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। भारत सरकार के दौरान, कांग्रेस सरकार के दौरान 2014 में मोंटेन सिंह अहलूवालिया इस आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। इसके बाद में जब विघटन हो गया 2014 में, तो 2015 से नीति आयोग ने इसका स्थान ले लिया है। यह एक परामर्शदाता एवं सलाहकार समिति, ये केवल सरकार को परामर्श और सलाह देती थी देश के विकास के लिए कि किस संसाधनों का उपयोग करके कैसे पंचवर्षीय योजना बनाई जाए। यह राज्यों मंत्रालयों को वित्तीय आवंटन करता था। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का।
योजना आयोग राज्यों को और मंत्रालयों को वित्तीय आवंटन करने का अधिकार रखता था, जबकि अभी नीति आयोग के पास से ये अधिकार छीन लिया गया है। नीति आयोग के पास में राज्य और मंत्रालयों को वित्तीय आवंटन करने का अधिकार नहीं है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, रिपीट होकर फिर से एग्जाम में आ सकता है। योजना आयोग को पूर्ण रूप से केंद्र निर्मित निकाय माना जाता था, क्योंकि राज्य सरकार का योजना आयोग में कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। योजना आयोग को सुपर कैबिनेट, आर्थिक मंत्रिमंडल, समानांतर मंत्रिमंडल भी कहा जाता था। इसलिए कहा जाता था क्योंकि इस आयोग के अंदर केंद्रीय मंत्रिमंडल के भी सदस्य होते थे। वित्तीय आवंटन का भी इनके पास अधिकार था, तो आर्थिक मंत्रिमंडल इसलिए कहा जाता था। और केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य होने के कारण ये एक समानांतर मंत्रिमंडल भी पुकारा जाता था। योजना आयोग ने राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की मांग की थी, क्योंकि इसलिए मांग की थी कि योजना आयोग जो योजनाएं बनाता था उसका अच्छी तरह से विश्लेषण करने के लिए एक संस्था की जरूरत थी, तो इसने राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की मांग इन्होंने ही की थी। योजना आयोग के योजना के प्रारूप को सबसे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल को प्रस्तुत किया जाता था। इसके पश्चात स्वीकृति मिलने के बाद राष्ट्रीय विकास परिषद को प्रस्तुत किया जाता था। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्वीकृति होने के बाद योजनाओं को संसद में रखा जाता था, और संसद की स्वीकृति के बाद इसे आधिकारिक रूप से योजना माना जाता था। भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाता था इसे, और इसलिए इसे संसद के बाद सर्वोच्च निकाय माना जाता था। दोस्तों, अब हम स्टडी करेंगे जो अभी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, नीति आयोग। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इसकी स्थापना योजना आयोग को समाप्त कर 1 जनवरी 2015 को की गई थी। क्यों की गई थी इसकी स्थापना? योजना आयोग है वो अप्रासंगिक हो गया था। और कैसे अप्रासंगिक हो गया था, तो हम आगे की तरफ इसके बारे में डिस्कस करेंगे। 65 वर्ष पुराना योजना आयोग कमांड अर्थव्यवस्था संरचना में तो प्रासंगिक था, लेकिन बीते कुछ वर्षों से यह प्रभावी नहीं रह गया था, यानी ये प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर पा रहा था। जो पुरानी परंपरागत चीज़ों के आधार पर जो कार्य कर रहा था वो देश के आर्थिक विकास में सही रूप से योगदान उसका नहीं मिल पा रहा था। दूसरा कारण, भारत विविधताओं वाला देश है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कारण है कि भारत विविधता वाला देश है और इसके राज्य आर्थिक विकास के विभिन्न चरणों में है, जिसकी अपनी अपनी ताकतें और कमजोरियां हैं। ताकतें और कमजोरियों का मतलब है किसी देश को पानी की ज़्यादा ज़रूरत है, किसी राज्य को पानी की ज़्यादा ज़रूरत है, किसी राज्य को राजमार्गों की ज़रूरत है, किसी राज्य को लाइट और इनकी व्यवस्थाओं की बहुत ज़रूरत है। तो सभी राज्यों की अलग अलग आवश्यकताएँ हैं। किसी के पास में कुछ चीज़ों की पर्याप्तता है तो किसी राज्य के पास कई चीज़ों की अपर्याप्तता है। तो उन सारी चीज़ों को ये डिस्कस करके नहीं बनाया जाता था, क्योंकि राज्य का कोई जो भी प्रतिनिधित्व योजना आयोग में नहीं होता था, तो इसी आधार पे ये प्रासंगिक हो गया था। आर्थिक नियोजन के लिए सभी पर एक प्रारूप लागू हो, यह धारणा गलत है। यह भारत को आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रतिद्वंदी के तौर पर स्थापित नहीं करता। दोस्तों देखो, योजना आयोग है वो केंद्रीय स्तर पर योजनाएं बनाता था और उसी को सभी राज्यों को ऊपर लागू किया जाता था। अभी सभी राज्यों की अलग अलग आवश्यकताएं होती थी, तो सभी राज्यों को एक ही तरह का योजना के लिए कमांड दिया जाना, एक ही तरह की योजना सभी पर लागू किया जाना, ये प्रासंगिक नहीं था, क्योंकि सबकी अलग अलग आवश्यकताएं है। उनकी आवश्यकताओं के बारे में अध्ययन करके उनका आवश्यकताएं और उनकी ज़रूरतें क्या है उसके आधार पे उस क्षेत्र में उसके लिए इस योजना को कार्य करना था, जो ये नहीं कर पा रहा था योजना आयोग। नीति आयोग योजना आयोग की तरह भारत सरकार के कार्यकालीन संकल्प केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बनाया गया है। सेम वैसे ही केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा इसकी स्थापना की गई है नीति आयोग की भी। नीति आयोग योजना आयोग की तरह भारत सरकार ये हो गया, इसलिए यह न तो संवैधानिक है जिसका संविधान में जिक्र ना, ना ही वैधानिक एक्ट द्वारा ना बनाया गया हो, कानून के द्वारा न। यह एक गैर संवैधानिक या संवैधानिक निकाय है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नीति आयोग है संवैधानेतर निकाय, वैधानिक, ये सारी चीज़ें आपको टॉपिक के दौरान डिस्कस जो किया गया है वो याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और फ्यूचर में भी पूछा जा सकता है। नीति आयोग भारत सरकार का थिंक टैंक है जो निदेशकीय एवं नीतिगत दोनों प्रकार के इनपुट प्रदान करता है तथा यह भारत सरकार के लिए रणनीतिक एवं दीर्घकालीन नीतियों का ड्राफ्ट तैयार करता है।
एवं केंद्र व राज्य को प्रासंगिक तकनीकी सलाह देता है। अध्यक्ष जो है नीति आयोग का भी प्रधानमंत्री जी होते हैं और पदेन अध्यक्ष होते हैं ये भी। उपाध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री जी द्वारा नियुक्त किया जाता है। संचालन परिषद, अब इसकी संरचना हम देखेंगे तो संचालन परिषद एक होती है जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, इनको शामिल किया गया है, जो कि पहले नहीं किया गया था योजना आयोग में। अभी मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल को शामिल किया गया है, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि वो अपने अपने राज्य की जो आवश्यकताएं ज़रूरतें हैं अपने पॉइंट रख सकते हैं। योजनाओं को जो बनाया जाएगा तो उनके इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रख के बनाया जाएगा, अलग अलग राज्य के अलग अलग ज़रूरतों को ध्यान में रख के बनाया जाएगा। क्षेत्रीय परिषद में विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा नामित व्यक्ति मुख्यमंत्रियों एवं उपराज्यपालों की बैठक की अध्यक्षता करता है। तदर्थ सदस्य होते हैं। तदर्थ सदस्य मतलब ये बारी बारी से 2 पदेन सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। जो भी प्रसिद्ध संस्थान है, अनुसंधान संस्थान है, उनसे सदस्य लिए जाते हैं ताकि वो क्या है कि अपना अपना उसके अंदर योगदान दे सके, उसमें परामर्श दे सके। जो विशेषज्ञ होते हैं वो उसके अंदर अपना योगदान देते हैं। पदेन सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य। पदेन सदस्य में 4 केंद्रीय मंत्रिपरिषद के 4 सदस्य होते हैं जो प्रधानमंत्री जी द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी एक इसमें नियुक्त किया जाता है जो भारत सरकार का सचिव होता है और जिसे प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। विशेष आमंत्रित सदस्य में प्रधानमंत्री द्वारा नामित विशेष क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं। नीति आयोग के 2 प्रमुख हब होते हैं। दोस्तों ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, नीति आयोग के 2 प्रमुख हब है करके, तो टीम इंडिया हब और ज्ञान एवं नवोन्मेष नॉलेज एंड इनोवेशन हब, ये 2 हब होते हैं इसके। टीम इंडिया हब, ज्ञान एवं नवोन्मेष नॉलेज एंड इनोवेशन हब। तो टीम इंडिया हब के बारे में जानते हैं क्या है। राज्य एवं केंद्र के बीच इंटरफेस का काम करता है। टीम इंडिया हब सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देने तथा नीतियों और कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने के अधिदेश को कार्यान्वित करता है। यह नीति आयोग को राज्यों के साथ इसके कार्यों के संबंध में अपेक्षित समन्वय और सहयोग प्रदान करता है। दोस्तों राज्य और केंद्र के बीच इंटरफेस का काम तो करता ही है, साथ में ये सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है सहयोगपूर्ण संघवाद को, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है। ये सहकारी संघवाद बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, इसको आप आगे हम डिस्कस करेंगे। दूसरा हब का नाम है ज्ञान एवं नवोन्मेष नॉलेज एंड इनोवेशन हब। नीति आयोग के थिंक टैंक की भांति कार्य करता है। नई नई चीज़ों के बारे में सोचता है और नई नई चीज़ों के बारे में पता करके योजनाओं में उसको शामिल करने में योगदान देता है। नीति आयोग ने 3 दस्तावेज जारी किए दोस्तों, जिनमें 3 वर्षीय कार्य एजेंडा होता है, 7 वर्षीय मध्यम अवधि का रणनीतिक दस्तावेज और 15 वर्षीय लक्ष्य दस्तावेज शामिल है। यानी योजना का कार्यकाल पूरा 15 साल का होता है और उसमें बीच बीच में 3 टुकड़ों में बांटा गया, जो 3 वर्ष का कार्य एजेंडा, 7 वर्ष का रणनीतिक दस्तावेज और 15 वर्ष का लक्ष्य दस्तावेज होता है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नीति आयोग ने अगस्त 2017 में 3 वर्षीय कार्य एजेंडा 2017-18 से 2019-20 तैयार किया है। दस्तावेज में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में नीति और संस्थागत सुधारों के लिए कार्रवाई बिंदु का एक सेट प्रस्तावित है। योजना आयोग एवं नीति आयोग में अंतर क्या है? नीति आयोग यह एक सलाहकार थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, सलाह और परामर्श देता है, सोचता है नई नई चीज़ों के बारे में। योजना आयोग जो है ये गैर संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य करता था, गैर संवैधानिक के रूप में कार्य करता था, वो भी गैर संवैधानिक के रूप में ही कार्य करता। दूसरा है इसमें व्यापक विशेषज्ञ सदस्य शामिल होते हैं, इसमें सीमित विशेषज्ञता थी। यह सहकारी संघवाद की भावना से कार्य करता है क्योंकि राज्य समान भागीदार है। राज्यों ने वार्षिक योजना बैठकों में दर्शकों के रूप में भाग लिया है, दर्शकों के रूप में भाग लेते थे केवल। उनका जो एक्चुअल जो प्रतिनिधित्व होना था, अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू अपने राज्य का रखना था, वो उनको उतना अधिकार उसमें नहीं दिया गया था जितना अभी नीति आयोग में दिया गया है। प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त सचिवों को CEO के रूप में जाना जाता है। सचिवों को सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त किया गया था।
अभी सीईओ के लिए सीईओ बोला जाता है उनको, और सामान्य प्रक्रिया के तहत उसमें नियुक्त किया जाता था। यह योजना के बॉटम अप दृष्टिकोण पर केंद्रित है। नीति आयोग, बॉटम अप मतलब होता है कि जो है नीचे से ऊपर की तरफ इसका योजना का जो है प्रारूप तैयार होता था। पहले टॉप टू डाउन दृष्टिकोण का अनुसरण किया गया था, मतलब योजनाएं केंद्र पे बनती थी और नीचे की तरफ लागू की जाती थी। अभी राज्यों से योजनाओं का प्रारूप तैयार किया जाता है और सेंटर में जाके उसका आधिकारिक प्रारूप स्वीकृत होता है। नीति आयोग के पास में नीतियां लागू करने का अधिकार नहीं है। राज्यों पर नीतियों को लागू किया गया और अनुमोदित और योजनाओं के साथ धन का आवंटन किया गया योजना आयोग के द्वारा। इसके नीति आयोग के पास निधि आवंटित करने का अधिकार नहीं है, जो वित्त मंत्री में निहित है, जबकि योजना आयोग के पास में मंत्रालय और राज्य सरकारों को निधि आवंटित करने का अधिकार था। नीति आयोग से संबंधित चिंताएं और चुनौतियां क्या हैं? नीति आयोग के पास राज्यों को विवेकाधीन धन देने का कोई अधिकार नहीं है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जो परिवर्तनकारी हस्तक्षेप करने के लिए असमर्थ बना देता है। यह केवल एक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है, जो सरकार को अपने विचारों की परिवर्तनीयता सुनिश्चित किए बिना विभिन्न मुद्दों पर सलाह देता है। निजी या सार्वजनिक निवेश को प्रभावित करने में नीति आयोग की कोई भूमिका नहीं है। हाल ही के दिनों में संगठन का राजनीतिकरण भी हुआ है और नीति आयोग को एक गौरवशाली सिफारिश निकाय में बदल दिया गया है, जिसके पास सरकार के कार्यों के में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए आवश्यक शक्ति का अभाव है। दोस्तों, हम बात करेंगे सहकारी संघवाद, जो इस नीति आयोग के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है, सहकारी संघवाद। तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान में इसकी नींव रख दी थी। भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है। संघीय व्यवस्था वाला मतलब जिसमें एक केंद्रीय सरकार होती है, बाकी उसमें राज्य सरकारें होती है, तो एक संघ उसका बनाया गया है सबको मिला के। तभी तो दोहरी सरकार व्यवस्था को अपनाया गया। केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। बाकायदे इसके लिए 3 सूचियाँ बनाई गई: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। स्वतंत्र न्यायपालिका भी बनाया गया है और द्विसदन विधायिका को अपनाया गया है। कुल मिलाकर कहें तो एकल राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत एक ऐसा मिश्रित शासन व्यवस्था जहां एक केंद्रीय सरकार होती है और कई प्रांतीय सरकार, और दोनों शक्तियों का विभाजन इस तरह से किया जाता है जिसमें कि दोनों स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकने और इसे क्रियान्वित कर सकने में सक्षम हो। उसे संघवाद कहा जाता है, फेडरलिज्म कहा जाता है। सहकारी संघवाद एक ऐसी अवधारणा है जिसमें केंद्र और राज्य एक संबंध स्थापित करते हुए दूसरे के सहयोग से अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं। इसी तरह से राज्य और पंचायत या नगर पालिका भी एक दूसरे के साथ सहयोग करके समस्याओं का समाधान करते हैं, और इसी प्रकार स्थिति संघवाद के उदर संबंध को दर्शाते हैं, जिससे मूल में निहित होता है कि केंद्र और राज्य में कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। इसी प्रकार संघवाद के क्षेत्रीय संबंधों की भी कल्पना की जाती है। अब राज्य या पंचायत या फिर नगरपालिका और नगरपालिका एक दूसरे के साथ सहयोगात्मक संबंध स्थापित करते हुए अपने समस्याओं का समाधान तलाशता है। दोस्तों, नीति आयोग का संक्षिप्त विवरण के दौरान हम ये चीज़ें हैं इसमें कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस वक्त यूएसएसआर की तर्ज पर 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ, जिसका कार्य योजनाओं का निर्माण करना था। लेकिन वर्तमान में सहकारी संघवाद, यानी जिसमें केंद्र और राज्य दोनों की भूमिकाओं की ज़रूरत है, क्योंकि जितने भी उद्देश्य हैं उनको केवल केंद्र पूरा नहीं कर सकती है, इसलिए नीति आयोग की स्थापना की जरूरत महसूस हुई। इसलिए राज्यों के योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे बिहार की जो ज़रूरत हो सकता है कि वह इतनी ज़रूरत केरल की ना हो, और जितनी ज़रूरत केरल की हो सकता है उतनी ज़रूरत बिहार की ना हो। तो सबकी अलग अलग ज़रूरतें होती हैं। योजना आयोग में केंद्र की भूमिका रहती थी, जब केंद्र और राज्य मिलकर योजना बनाते हैं। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए नीति आयोग की स्थापना की गई। नीति आयोग निम्न के संबंध में कार्य करता है: कौशल विकास, सामाजिक न्याय, विकेंद्रीकरण, सतत विकास लक्ष्य, शैक्षिक कार्य कोषांग, महिला व बाल विकास। इन क्षेत्रों में इसका मुख्य योगदान है। राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, एक कार्यकारी निकाय है जो न ही संवैधानिक है, न ही एक सांविधिक निकाय है। ना तो विधि में इसका जिक्र है, ना ही संविधान में जिक्र है। इसको भी जरूरत के हिसाब से पारित प्रस्ताव के द्वारा ही बनाया गया। योजना आयोग के बंद किए जाने के बाद राष्ट्रीय विकास परिषद की प्रासंगिकता में कमी आई है।
राष्ट्रीय विकास परिषद की संरचना नीति आयोग के अनुरूप है तथा नियोजन समाप्त होने के बाद एनडीसी की आवश्यकता नहीं है। इसे समाप्त करने का प्रस्ताव तथा व्यवहारिक रूप में यह समाप्ति है क्योंकि 2011 के बाद से इसकी कोई बैठक नहीं हुई है। 2011 के बाद से राष्ट्रीय विकास परिषद की कोई बैठक नहीं है क्योंकि ना ही तो ये प्रासंगिक है और अभी विकास परिषद की नीति आयोग को ज़रूरत भी नहीं है, इसलिए इसकी ना तो बैठक हुई है। नॉर्मली ये एक तरह से समाप्त हो चुका है लेकिन इसको आधिकारिक रूप से अभी तक समाप्त नहीं किया गया है। राष्ट्रीय विकास परिषद में प्रधानमंत्री अध्यक्ष के रूप में माना जाता है। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, नीति आयोग के सदस्य शामिल हैं। राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं माना जाता है। राज्य के राज्यपाल को, मुख्यमंत्री उसमें शामिल होते हैं, राज्यपाल को इसका सदस्य नहीं माना जाता है। एनडीसी की 57वीं बैठक 2012 से 2017 की योजना पर चर्चा करने के लिए 27 दिसंबर 2012 को आयोजित हुई थी। एनडीसी की 58वीं बैठक अभी तक आयोजित नहीं हुई है। राष्ट्रीय विकास परिषद या राष्ट्रीय विकास परिषद भारत में विकास के मामलों पर निर्णय लेने और विचार विमर्श करने के लिए शीर्ष निकाय है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 योजना आयोग द्वारा की गई पंचवर्षीय योजनाओं के समर्थन में राष्ट्र के प्रयासों और संसाधनों को मजबूत करने और गतिशील बनाने, सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आम आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देने और देश के संतुलित और तीव्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। परिषद में प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री शामिल है। सभी राज्य और उनके स्थापन केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि और नीति आयोग के सदस्य इसमें अभी शामिल हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव किया गया है लेकिन आज तक इसे खत्म करने के लिए कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल, जिसकी संरचना लगभग एनडीसी के समान ही है, की स्थापना के बाद से एनडीसी ने न तो कोई काम सौंपा गया है और न ही इसकी कोई बैठक हुई है। परिषद के कार्य क्या थे? योजनाओं के लिए संसाधनों के आकलन सहित राष्ट्रीय योजना के निर्माण के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करना, नीति आयोग द्वारा की गई राष्ट्रीय योजना पर विचार करना। दोस्तों, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं कुछ। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपको पता ही है कि नीति आयोग के अध्यक्ष या योजना आयोग के अध्यक्ष, सभी के अध्यक्ष पदेश अध्यक्ष होते हैं और प्रधानमंत्री जी इनके अध्यक्ष होते हैं। तो अभी नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी हैं। नीति का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ये भी कई बार पूछा गया है। नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? 2023 केंद्र सरकार ने नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के तौर पर BVR सुब्रमण्यम की नियुक्ति को मंजूरी दी है। आयोग के मौजूदा सीईओ परमेश्वरन अय्यर को 2 सालों की अवधि के लिए वर्ल्ड बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है, तो उनकी जगह इनको BVR सुब्रमण्यम जी को नियुक्ति दी गई है। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष 2015 में अरविंद पनगरेड़ा जी को बनाया गया था। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सुमन के बेरी को नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आई होप दोस्तों आप सभी को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन या डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में वो इसको पूछ सकता है। बहुत जल्द हम नए टॉपिक के साथ में मिलने वाले हैं। अभी राजस्थान का प्री BEd और BSTC के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो उससे रिलेटेड एक राजस्थान का बेसिक कोर्स हम बनाने वाले हैं। बेसिक के अंदर उसका 20 से 25 मिनट का वीडियो रहेगा और लगभग कम से कम उतने ही क्वेश्चन उसमें से आएंगे। इतना हम श्योरिटी के साथ में उसकी तैयारी करवाएंगे बच्चों को। तो उसके लिए हम लेक्चर तैयार करेंगे और बहुत जल्द आपको फिर से वीडियो में मिलेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।